क्या बच्चों, प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत। आज हम इनके जीवन परिचय के विषय में अध्ययन करेंगे। सुमित्रा नंदन पंत, जिनका जीवन काल 1900 ईस्वी से लेकर 1977 ईस्वी तक रहा, हिंदी साहित्य के सबसे कोमल, सबसे निश्चल, सबसे सीधे साधे, हम कह सकते हैं संत कवि के रूप में थे सुमित्रा नंदन पंत। तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनकी सादगी के कारण ही हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रकृति चित्रण के अमर गायक थे। ये छायावाद युग में आए हिंदी साहित्य में। अरविंद दर्शन से ये प्रभावित रहे हैं और ये आत्मनिष्ठ कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। महात्मा गांधी का इन पर बहुत अधिक प्रभाव था। अगर इनके हम संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में बात करें तो इनका जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में कौसानी, जो आजकल अल्मोड़ा या उत्तराखंड में हो गया है, अल्मोड़ा के कौसानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था, माता का नाम सरस्वती देवी था। इनका वास्तविक नाम या मूल नाम गुसाई दत्त था। इनकी पहली रचना सन 1916 में गिरजे का घंटा के रूप में आई। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी। इसमें बूढ़ा चांद, रश्मिबंध, गुंजन, वीणा, पल्लव, लोकायतन, चिदंबरा, ग्रंथि, ग्राम्या, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद, युगांत जैसी बहुत सी रचनाएं इनकी हिंदी साहित्य की देन है। इनकी भाषा शैली बड़ी ही सरल और गीतात्मक शैली का प्रयोग किया इन्होंने। 28 दिसंबर 1977 को आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में अंततः इनका निधन हो जाता है। ये प्रकृति के सुकुमार और छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया, सम्मानित किया गया। आइए अब बात करते हैं जीवन परिचय के विषय में। तो सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति चित्रण के अमर और छायावादी गायक के रूप में जाने जाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से इन्हें ये प्रसिद्ध हैं। ये आपका कोटेशन है जो आपको एग्ज़ाम में, परीक्षा में बहुत लाभदेह पहुंचाने वाला है। ये नोट्स भी कह सकते हैं आप इसको। इस तरह से नोट्स आप बनाइए परीक्षा में लिखने के लिए। अरविंद दर्शन से प्रभावित एक आत्मनिष्ठ कवि के रूप में सुमित्रा नंदन पंत जाने जाते हैं। महात्मा गांधी का इन पर बहुत प्रभाव था। इनकी पहली रचना गिरजे का घंटा के नाम से प्रकाशित हुई, जो सन 1916 में आई। संक्षिप्त जीवन परिचय के विषय में हम बात कर चुके हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। उसके बाद ये मेयर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में एडमिशन लिए, प्रवेश लिए, जहाँ पर इन्होंने अपना नाम बदलकर गुसाई दत्त से नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। भारत सरकार द्वारा 1961 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। आगे हम बात करें तो रचना के विषय में हमने आपसे चर्चा कर ली है। अगर इनके संपादन की बात करें तो इन्होंने रूपाभा नामक एक प्रगतिशील विचारों की पत्रिका थी, जिसका संपादन किया। कला और बूढ़ा चाण पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। लोकायतन पर सोवियत लैंड रूस पुरस्कार इन्हें दिया गया और चिदंबरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बच्चों, इनकी रचना जो पल्लव थी वो छायावाद का घोषणा पत्र के नाम से जानी जाती है। उसे छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। तो ये इनका जो ट्रिक टाइप का था, ये जीवन परिचय था, जो आपको परीक्षा में लिखने पर आपको काफ़ी अच्छा अंक, काफ़ी अच्छा नंबर मिलने वाला है। ये था। आगे हम बात करते हैं इनका जीवन परिचय। बच्चों, प्रकट चित्रण के अमर गायक सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी, अगर हम विक्रमी संवत में बात करें, सन विक्रमी संवत 1957 को अल्मोड़ा के निकट ही एक कौसानी नामक गांव था, जहां पर हुआ था।
इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। पिता और दादी के वात्सल्य की छाया में इनका बचपन बीता। पंत ने 7 वर्ष की अवस्था से ही कविता करनी प्रारंभ कर दी थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हमने बताया आपको अल्मोड़ा में हुई। उसके बाद ये मेयर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में चले आए। अभी आगे हम बताते हैं इसको। लिखा भी है इनकी पहले शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में हुआ। यहीं पर इन्होंने बाद में जब ये मेयर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में एडमिशन लिया तो यहाँ पर इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। बनारस में 1919 में इन्होंने क्वींस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और 1950 में ये ऑल इंडिया रेडियो के एक सलाहकार के रूप में, परामर्शदाता के रूप में नियुक्त हुए। 1957 तक ये इस रेडियो ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े रहे। अंततः 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को संवत 2034 विक्रमी अगर हम बात करें तो संवत 2034 विक्रमी को इनका निधन हो गया। यह प्रकृति का सुकुमार कवि इस भौतिक संसार से सदैव के लिए चला गया। हम इनके साहित्यिक परिचय पर अगर चर्चा करें, बात करें तो छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत 7 वर्ष से ही कविता करने लगे थे। जो इनकी पहली रचना सन 1916 में गिरजे का घंटा के नाम से प्रकाशित की गई। 1920 में इनकी 2 रचनाएं प्रकाशित हुई जिनका नाम उच्छ्वास और ग्रंथि था। 1921 में इन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसमें कॉलेज छोड़ दिया और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में सम्मिलित हो गए। लेकिन अपनी कोमल प्रवृत्ति के कारण ये सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाए और अंततः सत्याग्रह छोड़कर पुनः काव्य साधना में तल्लीन हो गए, काव्य साधना में लग गए। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत ने सुंदरम के कवि के रूप में अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया था। इन्हें प्रकृति के विभिन्न रूपों का अभिनंदन करते हुए हम उनके साहित्य में देखते हैं। इनकी सौंदर्य चेतना सर्वप्रथम तो हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं की सुषमा को देखकर, उनकी शोभा को देखकर सजग हुई थी। उसके बाद इनका मन बादल, इंद्रधनुष, नक्षत्र, सरिता आदि की शोभा दर्शन से आनंद विभोर हो उठा। उषा संध्या आदि का सौंदर्य फिर इन्हें भावभंग कर गया। यौवन के प्रथम चरण में, युवावस्था के प्रथम चरण में इन्होंने जो रचनाएं लिखीं उनमें किसी किशोरी के बालजाल में अपने लोचनों को उलझा देने की इच्छा का अनुभव दिखाई पड़ा। उसके बाद तो इस विराट जगत में प्रकृति के विभिन्न सुंदर विधानों में फूलों और बेलों से भी अधिक इन्हें मानो सबसे सुंदर प्रतीत होने लगा। गांधी के असहयोग आंदोलन को छोड़ने के बाद ये 1939 में काला कांकर चले आए और यहीं से इन्होंने प्रगतिशील विचारों की एक पत्रिका थी जिसका नाम रूपाभा था, उसका संपादन किया। इनकी रचना कला और बूढ़ा चाँद पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाओं की बात करें तो समय के साथ इनकी रचनाएं इस तरह थीं। 1927 में इनकी किताब वीणा का प्रकाशन हुआ, ग्रंथि आई। 1920 में उच्छ्वास, 1920 में ही पल्लव, 32 में गुंजन, युगांत 1935 में युगवाणी, 1929 में। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जो थी वो चिदम्बरा और कला और बूढ़ा चाँद को माना जाता है, जिन पर इन्हें पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ गीत नाट्य भी लिखे थे, जिसमें नाटक जिसे हम कह सकते हैं ज्योत्सना, रजत शिखर, अतिमा। इन्होंने एक उपन्यास की रचना की थी जिसका नाम था हार, 1960 में प्रकाशित हुई थी। 5 कहानियाँ भी इन्होंने संपादित की थी 1938 ईस्वी में। इनके साहित्यिक सौंदर्य के दृष्टिकोण से अगर हम भाव पक्ष पर हम चर्चा करें बच्चों, तो इनकी कल्पनात्मकता के विषय में हम अगर बात करें तो आप देखेंगे इनके काव्य में कल्पनात्मकता के चित्रण बखूबी दिखाने का प्रयास पंत ने किया है, दिखाए गए हैं। जैसे है कि मधुरिमा के मधुमास, मधुरिमा के मधुमास, मेरा मधुकर का सा जीवन, कठिन कर्म है कोमल मन, विपुल मृदुल सुमनों से विकसित है विस्तृत जगजीवन। मधुरिमा के मधुमास, मेरा मधुकर का सा जीवन।
मेरा मधुकर का सा जीवन। ये मधुरिमा मधुमास जो है ये बसंत ऋतु को कहा गया है, और आप जानते हैं बसंत ऋतु में चारों ओर फूल खिल जाते हैं। उस समय जो भ्रमर होता है, उस भौरा होता है, उस भौरे की प्रसन्नता का, खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। उसी चीज़ का वर्णन यहाँ पर पंत ने किया है एक कल्पनात्मकता के तौर पे। इनके रस चित्रण पर बात करें तो आप देखेंगे इनके काव्य में चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे पूरा कविता ही रसीला हो, रस से भरा हुआ हो। जैसे है इंदु पर उस इंदु मुख पर साथ ही श्रृंगार, देखिए कि इंदु पर उस इंदु मुख पर साथ ही थे पड़े मेरे नयन जो उदय से, लाज से रक्तिम हुए थे पूर्व को, पूर्व था पर वह द्वितीय अपूर्व था। ये इनका कह सकते हैं रस चित्रण है। ये नायिका के श्रृंगार का वर्णन हो रहा है कि नायिका के चेहरे पर इंदु मुख पर, नायिका के चंद्रमा के समान सुंदर चेहरे पर जैसे ही मेरे निगाह पड़ी, लाल से रक्तिम हुए। वैसे तो वह अरुणोदय था, अरुणिमा लिए हुए था, थोड़ा लालिमा लिए हुए था चेहरा, लेकिन जैसे ही मेरी निगाह उस पर पड़ी, लज्जा से, शर्म से उस नायिका का चेहरा और लाल हो गया। और वह दूसरा जो लाल था, लज्जा से जो लाल हुआ था, वह लाल बड़ा ही अपूर्व था, बड़ा ही अलौकिक था। चित्रात्मकता की हम बात करें पंत की, तो आप देखेंगे इनके काव्य में सर्वत्र चित्रात्मकता दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे स्केच के रूप में लिखा गया है, इनकी कविताएं लिखी हैं। जैसे बांसों का झुरमुट, संध्या का छिटपुट है, चहक रही चिड़िया टीवी टी टुट टुट। तो आप देखेंगे ये चित्रात्मकता है पंत की। मानवीकरण के रूप में अगर हम बात करें तो मानवीकरण भी पंत ने बड़ा अच्छा किया है। पर्सोनिफिकेशन अंग्रेजी में इसे कहते हैं कि मानव ना होते हुए, पर्सन ना होते हुए भी वहाँ पर मानव की कल्पना कर ली जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो कहेंगे कहो तुम रूपसी कौन। चंद्रमा की किरणें जो थीं वो आसमान से नीचे उतर रही थी, उसी को देखकर, उसी चंद्रमा की किरणों को सुमित्रानंदन पंत ने नायिका बना दिया, सुंदरी बना दिया, और उसी से प्रश्न कर रहे हैं कि कहो तुम रूपसी कौन। व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया में छवि आप, सुनहरी फैला केस कलाप, कहो तुम रूपसी कौन। ठीक, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। कला पक्ष की बात अगर हम करें तो हम देखेंगे सुमित्रानंदन की भाषा, पंत की जो भाषा थी वो साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी के रूप में दिखाई पड़ती है। रस, इन्हें श्रृंगार सबसे प्रिय रस था, श्रृंगार सबसे प्रिय रस था इनका। फिर भी इनकी कविताओं में शांत, अद्भुत, करुण, रौद्र रस जैसे रसों का परिपाक हुआ है। छंद जो था ये मुक्तक छंद के प्रवर्तक थे, मुक्तक छंद के रचनाकार थे। प्रवर्तक तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है मुक्तक छंद का, जिसे केचुआ छंद या रबर छंद के नाम से भी जाना जाता है। ये गीत छंद सबसे अधिक सुमित्रानंदन पंत लिखते थे। अलंकार के रूप में रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, अनुप्रास, मानवीकरण अलंकार यहाँ पर है। मानवीकरण का उदाहरण भी आपको हमने बताया ही। शब्द शक्ति की हम बात करें तो शब्द शक्ति में लक्षणा और व्यंजना, अभिधा का प्रयोग कम किया है पंत ने। और जहाँ तक आप देखेंगे जितने भी छायावादी कवि हैं ये अभिधा का प्रयोग कम, लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं। पंत प्रसाद अभी आपने पढ़ा जिसमें आपने देखा व्यंजना का सबसे अधिक प्रयोग किया, लक्षणा भी कहीं कहीं था, लेकिन अभिधा का प्रयोग ज़्यादातर दिखाई नहीं देता है। गुण के रूप में हम बात करें तो गुण इनका, पंत का गुण जो था इनके काव्य में ये माधुर्य और प्रासाद गुण दिखाई पड़ता है। ओज गुण कहीं आया ही नहीं है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि इन्होंने कहीं भी वीरता का प्रदर्शन किया ही नहीं है। ओज गुण वीर रस में आता है और पंत ने अपने काव्य में कहीं भी वीर रस का परिपाक नहीं किया है। ठीक, इनका काव्य जो था वो नारी, प्रकृति, मानवतावाद और अंतः चेतनावाद से बहुत ही प्रभावित रहा है। लास्ट में बच्चों हिंदी साहित्य में स्थान की अगर हम बात करें तो सुमित्रानंदन पंत असाधारण प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। कविता के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही क्षेत्रों में बहुत ही सिद्धहस्त थे। ये युग सृष्टा और युग द्रष्टा दोनों ही थे। ये छायावाद के युग प्रवर्तक कवि के रूप में इन्हें ख्याति प्राप्त है। इतना ही नहीं, सुमित्रानंदन पंत गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि, मानवता के प्रति आस्थावान और कुशल शिल्पी के रूप में भी हमारे सामने दृष्टिगोचर होते हैं।